स्वागत है आपका सीटेट अधिगम में। दोस्तों, परीक्षा तो बहुत ही नज़दीक आ गया। अब गिन चुन के 31 दिन और बाकी है परीक्षा के लिए, और आपकी तैयारी जो है और तेज़ी से होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट परीक्षा पास करना है तो तैयारी तेज़ी से होनी चाहिए। और इसके लिए आपको थोड़ी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं भी अपना स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है और कुछ सॉल्व पेपर के हिसाब से एक सेटिंग किया हूँ मैं, जिससे कि हो सकता है कि इसमें से 10-15 क्वेश्चन जो है आ जाए। मेरा अनुमान ऐसा है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो है मंदबुद्धि बालक के लिए तो नहीं होगा, विकलांग के लिए नहीं होगा, पिछड़े बालकों के लिए नहीं होगा। ये 2 नंबर जो है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कारगर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन का पर सबसे पहले बल दिया? तो रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत जो है, इसे इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है BF स्किनर है। इसका भी 2 नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह कथन निम्न में से किनका है? तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर है हॉर्लक होंगे नहीं। प्रगतिशील परिवर्तन का सिद्धांत जो दिए हैं जेम्स ड्रेवर दिए हैं। इसका भी 3 नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, बालक विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो होगा विद्यालय तथा समुदाय को छोड़ना 2 नंबर ऑप्शन है। प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना 3 नंबर है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना 4 नंबर है। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो यहाँ निगेटिव थॉट है, तो जिसका निगेटिव ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर लेंगे। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा करने न जाना, ये सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है? पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा है विषय के ज्ञान में दक्षता, चौथा है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 का, वो होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। धैर्य और दृढ़ता की जरूरत एक शिक्षक को है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? पहला है परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, दूसरा है परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, चौथा है शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो बचना चाहिए ऑप्शन है, तो 6 का जो सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बालकों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। प्रश्न जो है, बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें क्या क्या होता है?
पहला ऑप्शन है मानव मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाना, दूसरा है कि व्यक्ति के जीवन भर व्यवहार की व्याख्या की जाती है, तीसरा है बच्चों के व्यवहार की तुलना वयस्कों के व्यवहार से की जाती है, चौथा है संज्ञानात्मक सामाजिक और दूसरी योग्यता के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। तो बाल विकास के क्षेत्र में इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें भी एक लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना होगा, विकास के क्षेत्र में जिसमें क्या निहित है। तो विकास के क्षेत्र में और दूसरा ट्रिक जो लगाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये तीनों में चारों में सबसे बड़ा कौन है उसको देख लेंगे। तो ये चारों में सबसे बड़ा ऑप्शन जो है 4 नंबर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। अगर ट्रिक की बात करें तो करेक्ट ऐसे भी वही है, संज्ञानात्मक सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के निरंतर विकास का अध्ययन करता है। प्रश्न संख्या 8, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों का विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो पहला है रुचि और प्रयास, दूसरा है आवश्यकता और प्रेरण, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता और रुचि, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें 2 तत्वों को जो विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है वो होगा आपका रुचि और प्रयास। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक शारीरिक संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? पहला ऑप्शन, आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उससे घर भेज देंगे, दूसरा है बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया समझाएंगे, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने के लिए कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे, चौथा ऑप्शन है कक्षा में की जाने वाली दैनिक गतिविधियों को बंद करा देंगे। तो शारीरिक मानसिक सामाजिक जो भी है, शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक, ये चारों जो विकास है इसको करने के लिए इसमें 3 ही दिया हुआ है, सामाजिक शारीरिक संवेगात्मक विकास, उसको करने के लिए आप किसका चुनाव करेंगे? तो गतिविधियां तो बंद नहीं करेंगे, कक्षा में चुपचाप बैठ जाने से भी नहीं होगा, आप कक्षा को बंद कर सभी विद्यार्थियों को उनके घर भेज देंगे, ये भी नहीं होगा। इसका 2 ऑप्शन जो है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, ये आपका शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक विकास के लिए लाभदायक है। तो इसका 2 ऑप्शन जो है, 2 नंबर ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें एक वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके, यह मत किसका है? ये एक मनोवैज्ञानिक का कहना है, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है। उद्यान मतलब एक बगीचा, बाग, पार्क जो भी कह लीजिए, की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके, यह मत किसका है? तो प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रोवेल का। प्रश्न संख्या 11, यदि आप एक शिक्षक है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? पहला ऑप्शन, अन्य समान बच्चों के साथ, दूसरा है विशेष विद्यालय में, तीसरा है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, चौथा है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा अन्य समान बच्चों के साथ, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है ये, सभी बच्चे को एक साथ। अगर विशेष देंगे तो अगर विकलांग है तो अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, उसका मानसिक विकास जो है कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन।
प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा आकार में परिवर्तन। विकास के संबंध में जो संबंधित नहीं है वो आकार में परिवर्तन, ये नहीं आता है। सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है, पहला है शिक्षार्थियों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, दूसरा है शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए, और चौथा है तीसरा है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए, चौथा है शिक्षार्थियों को पारिवारिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करा के। तो इसमें जो होगा वैज्ञानिक सोच का अगर स्टूडेंट में विकास करना है तो उसके लिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए, क्योंकि ये सटीक दिख रहा है करके सीखेंगे। तो वैज्ञानिक सोच का निर्माण करके सीखने से होता है। 14 निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? शिक्षण पहला ऑप्शन है शिक्षण शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है, दूसरा है शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, तीसरा है शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, चौथा है शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है शिक्षक की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो शिक्षक की जो विशेषता नहीं है, शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, 14 का 3 ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है, पहला ऑप्शन है अधिगम व्यक्तिगत होता है, दूसरा ऑप्शन है बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है, तीसरा है कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर है अधिगम जो होता है व्यक्तिगत होता है, क्योंकि सबकी एक समान इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो सामान्य बुद्धि कहने का मतलब सबका एक समान बुद्धि नहीं होता है, अलग अलग होता है, तो व्यक्तिगत तौर पे होता है। प्रश्न संख्या 16 अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। तो प्रमुख समस्या नहीं है पूछ रहा है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा अनुसूचित जाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। ये प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, समस्या नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं 17। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? बच्चे का चिंतन आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्म केंद्रीकरण की, जीववाद की। तो 17 का जो राइट आंसर है वो पहला ही है तर्क का। बच्चा का चिंतन बढ़ेगा तो तर्क भी बढ़ेगा। चलिए इसका 1 नंबर सही है। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि। तो ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इसमें डाउट बना हुआ था, इसका नंबर काट लिया गया था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, याद कर लीजिए। जो 18 नंबर प्रश्न है, किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कारक नहीं है में जो होगा सामाजिक आर्थिक स्थिति बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला ऑप्शन है हेनरी मरे, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है स्किनर, चौथा गोल्डस्टीन।
तो आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? अब्राहम मास्लो ने। 2 नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 20, बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया? ये तो जानते ही होंगे, जीन पियाजे ने। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा हुआ? तो प्रश्न संख्या 21 का जो आंसर है उसका ऑप्शन ब्रिजेज, वाटसन, पियाजे, स्किनर, तो ब्रिजेज होंगे। ब्रिजेज इसके राइट आंसर है। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ब्रिजेज है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है, दो ऑप्शन जो है, 2 नंबर ऑप्शन वो सही है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ये निगेटिव पूछ रहा है इसलिए। प्रश्न संख्या 23, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में से किस तथ्य को नकारना चाहिए? पहला है छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को। चौथा है छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दे को। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। सबसे पहले उनके दिमाग से ये बात निकालनी होगी, जो लैंगिक भेदभाव है उसको निकालना होगा, नहीं तो लड़कियां अधिगम में कमजोर हो सकती हैं। 24, अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। पहला ऑप्शन है परिपक्वता, शारीरिक विकास, तीसरा है विद्यालय की बनावट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो सही आंसर है परिपक्वता जो है अधिगम हेतु, अधिगम करता मतलब जो बच्चे हैं उनके सीखने के लिए मुख्य आधार उनकी मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता। चलिए 25 नंबर प्रश्न, किसी सृजनशील बालक के लक्षण हैं लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना, गत्यात्मक का अभाव। तो इसका जो होता है राइट आंसर 25 का वो होगा आपका जिज्ञासा। बच्चे में जिज्ञासा बहुत होगी, यही उसका लक्षण है। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो स्वाभाविक है जिनका 90% से 100% तक आएगा, नहीं ये तो रखा जाएगा ही। ये कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, तो कहने का मतलब है कि इसका 26 का मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बनती है। अगर A+ बोल रहा है, A ग्रेड बोलता तो 75 से 89 तक हो जाता, लेकिन A+ बोल रहा है तो 90 से 100 वाले को A+ के ग्रेड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समावेशी शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, समान व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालक को शिक्षित किया जाता है, मुख्य बाधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन थे? जॉन डेवी। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, मानसिक विकास की अवस्था जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी होंगे, क्योंकि सब में उन्होंने मानसिक विकास का जिक्र किया है। वह बालक जो डैश से ग्रस्त है, गणित अवधारणाओं को स्पष्ट समझ नहीं पाता है,
तो गणित से ग्रस्त बालक जो होगा डिस्कैलकुलिया होगा। तो इसका एक ऑप्शन जो है सही है। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अब जो क्लासेस चलने वाली है एसपीडी चलेगी और इसमें बीच बीच में एक एक ट्रिक बताया जाएगा कि उस ट्रिक के आधार पर भी आपको अगर वो ट्रिक परीक्षा में याद रहती है तो अगर 10 क्वेश्चन उस ट्रिक के आधार से आप करोगे तो 9 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी भी प्रश्न का कंफर्म जानकारी नहीं है तो उस ट्रिक का इस्तेमाल करना ना भूलें। और अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम में आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।